दिनांक 23 मार्च 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है जो कि न सिर्फ 69,000 की शिक्षक भर्ती मामले को, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसको प्रभावित करने जा रहा है, बल्कि आने वाले समय में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जो होगी उसमें मेरिट बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। मामला है आरक्षण से जुड़ा हुआ। अभ्यर्थियों के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में दावा किया गया कि 18,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। एनसीबीसी रिपोर्ट में भी विसंगतियों की बात की गई है कि सही से आरक्षण का नियम लागू नहीं किया गया। माननीय सिंगल बेंच हाईकोर्ट के द्वारा भी इसको गलत पाया गया। डबल बेंच ने भी लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दे दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब मामला विचाराधीन है, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और अगर इन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो आने वाले भर्तियों में भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे पूरा खेल ही बदल गया है आरक्षण के नियमों को लेकर के। एक कैंडिडेट अगर ओबीसी, एससी, एसटी यानी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर ईडब्ल्यूएस कोटे से आता है और अगर आरक्षण का लाभ लेते हुए टेट की परीक्षा में वो मान लेते हैं कि 82 नंबर से लेकर के 89 नंबर के बीच में पाया, तो उस कंडीशन में चूंकि ये रिलैक्सेशन का लाभ लेकर के टेट की परीक्षा को पास किया हुआ है और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया में सुपर टेट में वो सम्मिलित होता है और सुपर टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो 60 और 65% है, यानी कि 90 और 97 नंबर, मान लेते हैं कि 90 नंबर पा करके वो सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, तो एक बार उसने छूट यहाँ पर लिया, एक बार छूट एटीआरई में लिया और फाइनल जो गुणांक बना जिसमें उसका एकेडमिक और साथ ही साथ सुपर टेट के 60% मार्क्स को जोड़ करके फाइनल जो गुणांक बना उसमें उसने यूआर से ज़्यादा नंबर पा लिया, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पा लिया। तो एक बार उसने यहाँ पर आरक्षण का लाभ लिया, एक बार उसने यहाँ पर आरक्षण का लाभ लिया और बावजूद इसके वो अनरिजर्व की कैटेगरी की सीट पर चला जा रहा है। तो क्या इसे दोहरा आरक्षण माना जाए? इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कैंडिडेट जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसको आरक्षण के प्रावधानों का लाभ देते देते हम अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती की मेरिट बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ वीडियो का अंत तक जोड़ रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये केस है छाया एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हाई कोर्ट से होते हुए गया था। मामला है महाराष्ट्र राज्य सरकार से जुड़े प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से संबंधित। यहाँ पर जैसे आप सुपर टेट बोलते हैं, महाराष्ट्र में सुपर टेट का नाम टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ठीक है, 2022 में एक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। ठीक है, उस भर्ती के सापेक्ष सबसे पहले अभ्यर्थियों को टेट क्वालिफाई करना होगा, जो महाराष्ट्र का टेट होता है वो क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद कोई कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अब एक कैंडिडेट ने टेट को क्वालिफाई किया लेकिन वहां पर रिलैक्सेशन के साथ वो टेट को क्वालिफाई कर पाया, मतलब वो कैटेगरी से बिलोंग करता था और 90 नंबर नहीं पाया, 90 नंबर से कम था, 82 से लेकर के 89 के बीच में नंबर रहा होगा और वो रिलैक्सेशन लेकर के टेट को पास किया। उसके बाद वो इस परीक्षा में सम्मिलित होता है, यानी सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होता है। अब सुपर टेट में उसके जो मार्क्स थे वो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था उससे भी ज़्यादा चला गया। अब राज्य सरकार ने उस कैंडिडेट को जो चयन लिस्ट जारी किया गया दिनांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 फरवरी 2024 को, उसमें उस कैंडिडेट को लिस्ट में जगह ही नहीं दी। लिस्ट में जगह क्यों नहीं दी? ये कहते हुए उसको निकाल दिया गया कि चूंकि आपने टेट में रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया है, अब इस वजह से अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है उससे ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको अब रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और आपको आपकी कैटेगरी में ही चयनित होना होगा और उसकी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था उससे उसके मार्क्स कम थे, इस वजह से उनका चयन निरस्त कर दिया गया और उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वो चले जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया दिनांक 14 फरवरी 2025 को, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है कि एक भर्ती के किसी भी चरण में अगर एक बार रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन का लाभ आपने ले लिया तो फिर आगे की प्रक्रिया में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दोहरा आरक्षण नहीं चलेगा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। लेकिन उसके पीछे क्या दलील दी गई है? क्या हमेशा ऐसा होगा कि टेट के मार्क्स में छूट ली गई है तो उसको आगे भी भर्ती प्रक्रिया में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? क्या कंडीशंस बन रहे हैं? 2-3 कंडीशंस बनेंगे जिसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी।
माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया वो किस बेस पर दिया था, तो यहाँ पर 9वें पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि टेट जो था वो मैंडेटरी था इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेट को इंटीग्रल कंपोनेंट बताया गया था रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क का, और चूंकि ये उस भर्ती का एक चरण है और उस चरण में यहाँ पर रिलैक्सेशन का लाभ लिया गया है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर वर्सेज प्रदीप कुमार। तो इसमें हाईकोर्ट ने इस जजमेंट के आधार पर यह कहा कि भर्ती के किसी भी चरण में अगर एक बार आरक्षण का लाभ आपने ले लिया है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकते। देखिए, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट कैंडिडेट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन कांट माइग्रेट टू जनरल कैटेगरी एंड परमिटिंग सच माइग्रेशन वुड कन्फर एन अनफेयर एडवांटेज ओवर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो एडवोकेट्स थे, जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि भले ही इस कैंडिडेट के द्वारा रिलैक्सेशन का लाभ लिया गया है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता माइग्रेट होने में ओपन कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि मेरिट जो बन रही है वो मेन सिलेक्शन एग्जामिनेशन से बन रही है और उसमें उसका मार्क्स हायर है। अब यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। एडवोकेट्स के द्वारा आगे सबमिट किया गया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जो ओपन कैटेगरी होती है, देखिए, इट वाज contended that the open category is a merit category and not a quota reserved for जनरल कैंडिडेट्स। यहाँ पर एडवोकेट ने ये कहा कि जो 40% अनरिजर्व सीट होती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये जनरल की सीट होती है। ये जनरल की सीट नहीं होती है, बल्कि ये ओपन होता है जिसे अनरिजर्व कहा जाता है। इसमें वही कैंडिडेट फाइट करेगा जो कि मेरिट के बेस पर आएगा। अब मेरिट कैसे बन रही है? मेरिट बन रही है सुपर टेट यानी कि TAIT के मार्क्स के बेस पर। तो जब मेरिट में वो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया है तो वो पूरी तरीके से एलिजिबल है जनरल सीट पर यानी ओपन सीट पर दावा करने के लिए। आगे फिर कहा गया कि जो हाई कोर्ट ने प्रदीप कुमार वाले केस में केस को आधार बनाते हुए जो जजमेंट दिया है उसको सही से उन्होंने फैक्चुअल मैट्रिक्स को चेक नहीं किया। जो यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात की गई है वो जो लेवल है प्लेइंग लेवल फील्ड, उसको एक समान करने के लिए कहा गया है, ना कि मेरिट को पेनलाइज करने के लिए बोला गया है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और कोई कैंडिडेट है जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर मुख्य धारा से वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कैंडिडेट जो कि पिछड़ा हुआ है, अगर उसको पुश करके इसके बराबर ला दिया जाए, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। यहाँ से दोनों को दौड़ने के लिए बोला गया और यहाँ पर इनकी फिनिश लाइन है। तो एक कैंडिडेट जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा था यहाँ पर था और वो इस कैंडिडेट जो कि जनरल कैंडिडेट है उसके बराबर नहीं था। खेल तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना कि कब उसको जांचा जाएगा कि दोनों एक समान रेस में कितना जल्दी पहुंचे। लेकिन कोई कैंडिडेट जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा था वो उसको बराबर मौका तभी मिलेगा जब इस कैंडिडेट के लेवल में ये आएगा। तो इस कैंडिडेट के लेवल में लाने के लिए उसको अगर कुछ रिलैक्सेशन दे करके यहाँ पर लाया गया तो खेल तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना। मतलब अब दोनों का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एक समान हुआ और अब दोनों को एक समान मौका मिल रहा है और इस रेस में जो जीतेगा वही अनरिजर्व की सीट लेगा। ये दावा किया गया पिटिशनर्स के एडवोकेट के द्वारा। वहीं पर जो स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चूंकि टेट जो है वो एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है, टेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और चूंकि इस कैंडिडेट ने टेट में लाभ लिया है, रिलैक्सेशन का लाभ लिया हुआ है और चूंकि ये मैंडेटरी था तो उस कंडीशन में ये डबल बेनिफिट हो जा रहा है, उसको डबल आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है। और प्रदीप कुमार वाले केस में डबल आरक्षण को सिरे से नकार दिया गया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में एक ही बार आरक्षण का लाभ आपको मिल सकता है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने कहा कि इस कैंडिडेट को माइग्रेट नहीं किया जा सकता इसकी कैटेगरी से ओपन सीट पर, क्योंकि टेट जो था वो मैंडेटरी था। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस के बेंच के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था जितेंद्र कुमार सिंह एंड अदर्स मामले में। इसमें मामला ये था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ एक भर्ती था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर्स के लिए ये भर्ती थी PSC में, उत्तर प्रदेश अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस।
ठीक है। रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC एक्ट 1994, इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था और इनको फीस में वेवर दिया गया, यानी छूट दी गई थी, और साथ ही साथ 5 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा था कि चूंकि फीस में वेबर या फिर जो उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया, कहीं से भी उनको आरक्षण उसको नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको एक लेवल पर लाने के लिए ये कहा गया, क्योंकि मान लेते हैं कोई SC कैंडिडेट है और कोई अनरिजर्व कैंडिडेट है, तो अनरिजर्व का आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग हो सकता है और SC उससे पिछड़ा हो सकता है। तो हमने उनको जो वेबर दिया फीस में या फिर जो एज में रिलैक्सेशन दिया, हमने प्लेइंग लेवल को एक समान एक लेवल में लाने के लिए किया। इससे इसका मेरिट प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिनिश लाइन तो दोनों के लिए समान है। अब इसमें जो तेज दौड़ेगा वो ओपन सीट पर चला जाएगा, क्योंकि ओपन सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वहां पर केवल और केवल मेरिट के बेस पर जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के बेंच के द्वारा यह फैसला दिया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब अभी तक हमने केस में समझा कि अगर टेट केवल एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, उस कंडीशन में टेट में रिलैक्सेशन देना कहीं से भी डबल आरक्षण नहीं है, और उस कंडीशन में केवल एक लेवल प्लेइंग जोन प्रोवाइड किया जा रहा है उस कैंडिडेट को, ताकि अनरिजर्व के समान वो आ जाए और यहाँ से फिनिश लाइन तक दोनों रेस करें कौन यहाँ से जीता है, और जो जीतेगा वो अनरिजर्व सीट में जाएगा, चाहे वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो। लेकिन तब क्या हो अगर टेट के मार्क्स को कुछ वेटेज दे करके और उसको फाइनल मेरिट में जोड़ा जाए। इसी प्रकार का एक मामला इस वाले केस में था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो 10 से 20% जो टेट के मार्क्स थे उसको जोड़ा जा रहा था। मतलब मान लेते हैं 20% यहाँ पर मार्क्स को जोड़ा गया। अब 20% मार्क्स को जोड़ा गया तो फिर ये मामला आया कि सर आप तो कह रहे हैं कि टेट केवल क्वालिफाइंग वाले मामले में इस तरीके की चीज़ होगी, टेट के जब मार्क्स जोड़ दिए गए तो एक तो आरक्षण का लाभ वहां पर ले लिया और दूसरा फाइनल मेरिट में भी ये आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या ये डबल आरक्षण नहीं है? जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने समझाया कि देखिए, मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो कि कैटेगरी से बिलोंग करता है और कैटेगरी से बिलोंग करते हुए टेट में वो 53 नंबर लाया और 53 नंबर पर क्वालिफाई करके वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुआ। इस टेट के 20% मार्क्स को अगर जोड़ा गया तो 53 नंबर का 20% उसके ओवरऑल मेरिट में जुड़ेगा। वहीं पर कोई अनरिजर्व कैंडिडेट है जो कि 70 मार्क्स लाया टेट में और उसका 20% जोड़ने पर उसको 14 मार्क्स मिलेंगे, यानी वेटेज इसका ज़्यादा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स को रिलैक्स करने के बावजूद अगर उसके 20% मार्क्स को जोड़ा भी गया तो उस कंडीशन में इसका जब आप 20% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 53 का 20% अगर हम लोग निकाल दें तो देखिए 5 और ये 11 × 5 = 55, लगभग 10.6 के आसपास आएगा। तो जो रिलैक्सेशन लेकर के टेट क्वालिफाई कर रहा है और अगर उसके टेट के मार्क्स को 20% जोड़ भी दिया गया तो इस कैंडिडेट का केवल और केवल 10.6% जुड़ेगा जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और अनरिजर्व कैंडिडेट का 14 नंबर जुड़ रहा है। तो कहीं से भी यहाँ पर जो लेवल है प्ले स्टार्ट करने का वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही इसको रिलैक्सेशन दिया गया और इसके टेट के मार्क्स भी जुड़ रहे हैं, उस कंडीशन में भी चूंकि सभी कैंडिडेट के टेट के 20% मार्क्स को जोड़ा है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का हायर क्वालिफाइंग मार्क्स पर वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसका 20% जोड़ेंगे तो उसको ज़्यादा ही नंबर मिलेगा। तो कहीं से भी इस कैंडिडेट का ये दोहरा आरक्षण नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। मतलब कि टेट के मार्क्स भी अगर जुड़ रहे हैं तो जितना मार्क्स जुड़ा है वो सबके लिए चूंकि समान है, और उस कंडीशन में उसके कम मार्क्स क्वालिफाइंग होने पर कम ही मार्क्स जुड़ेंगे। इस वजह से कहीं से भी ये आरक्षण नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, इस बात को उन्होंने 83 नंबर पैराग्राफ में क्लियर किया। देखिए, इट इज स्टेटेड दैट द कॉस्ट of repetition and provision giving 20% marks of TET score was applied to all candidates irrespective of the category to which he/she belong, and therefore no concession or relaxation or advantage or benefit was given in this behalf which could disturb the level playing field and tilt advantage in respect of the reservation category candidate. On the contrary, the reserve category candidates who had secured less marks in TET examination are given less marks to the recruitment process to be application on the formula of allocating 20% marks of TET. तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पर ये बोला गया कि चूंकि इनका एज में रिलैक्सेशन ले लिया, फीस में रिलैक्सेशन ले लिया, टेट में रिलैक्सेशन ले लिया,
कितना इनको आरक्षण देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आरक्षण नहीं है, आप सभी कैंडिडेट्स को एक लेवल पर ला रहे हैं ताकि वहां से रेस शुरू हो पाए। अगर 20% वेटेज भी दिया गया तो भी उसके कम ही मार्क्स जुड़ रहे हैं और हम सबको एक लेवल पर ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आरक्षण नहीं माना है, डबल आरक्षण नहीं माना है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब यहां पर जो महाराष्ट्र में केस गया था उसमें इस केस का जो जिक्र किया गया था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इस वाले मामले में 3 जजेस की बेंच ने एक कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट करने से रोक दिया। मामला यह था कि सीटेट में इस कैंडिडेट के मार्क्स 60% से कम थे। 60% से कम है तो उस कैंडिडेट वो ओबीसी से बिलोंग करता था, लेकिन दिल्ली राज्य से वो नहीं था। जब दिल्ली राज्य से नहीं था और किसी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट में आप अनरिजर्व कैटेगरी की तरह फाइट करते हैं और वहां पर आपको सीटेट में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होता है। ये कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का था लेकिन दिल्ली का नहीं था, किसी दूसरे राज्य का था। इस कंडीशन में इसको ओबीसी का लाभ नहीं दिया जा सकता था और इसका माइग्रेशन अनरिजर्व कैटेगरी के सीट पर नहीं किया जा सकता है। और चूंकि ये 60% से कम था इस वजह से ये एलिजिबल ही नहीं था। इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया आगे वाले केसेस में, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो कैंडिडेट को माइग्रेट नहीं किया गया, ऐसा दिखाया गया अन्य केसेस में, जबकि ऐसा नहीं था। वो कैंडिडेट माइग्रेट करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी कि वो अदर स्टेट से है और अदर स्टेट में फाइट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अनरिजर्व में चला जाएगा। अनरिजर्व में 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। उस कैंडिडेट के पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था दिल्ली राज्य का, इस वजह से वहां पर माइग्रेशन नहीं किया गया, लेकिन इसको गलत तरीके से अन्य केसेस में इंटरप्रेट किया जाता रहा है। अब अभी तक जो केस में स्टेट गवर्नमेंट और पिटिशनर्स के एडवोकेट के द्वारा दिया गया केसेस के रेफरेंसेस दिए गए, उस पर लीगल प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ड्रॉ किया उसके बारे में समझिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह ड्रॉ किया कि जो रिलैक्सेशन दिया गया वो कतई भी आरक्षण के तौर पर नहीं माना जा सकता, बल्कि यहाँ पर एक जोन ऑफ कंसिडरेशन तय किया जा रहा था, लेवल तय किया जा रहा था ताकि सभी कैंडिडेट्स को एक समान लाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कहा है, माइग्रेशन ऑफ ए रिजर्व कैंडिडेट who has availed the concession relaxation in qualifying examination depends on the recruitment rule and the employment notification. If such notification rule or employment notification permit such migration, the same is permissible. यानी कि अगर नोटिफिकेशन में इस प्रकार की चीज़ें परमिट की गई हैं तो वहाँ पर नहीं रोका जा सकता उसको। या फिर 5वां नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो नोटिफिकेशन है वो साइलेंट है तो इस प्रकार से इनको नहीं रोका जा सकता। डू नॉट expressly prohibited it. देखिए, such migration shall also be permissible if the recruitment rule or employment notification are either silent, यानी कि इस बारे में अगर कुछ कहा ही नहीं गया है, और do not expressly prohibited it, यानी कि नोटिफिकेशन में जब तक स्ट्रिक्टली नहीं लिखा गया कि अगर एक बार आरक्षण इस तरीके से आपने ले लिया तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते, जब तक नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया तब तक वहां पर परमिट होगा माइग्रेट करने के लिए। 25वें पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो आयोग था जो कि नोटिफिकेशन निकाल रहा था शिक्षक भर्ती के लिए, उसने 18वें पैराग्राफ में ये मेंशन किया। देखिए, एज पर द जजमेंट डेट 24/10/2019 इन स्पेशल लीव पिटिशन नंबर दिस एंड दिस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इफ अ कैंडिडेट फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी हैज अवेल्ड द रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन, such candidate shall be eligible for selection under original category. However, if a reserve category candidate has qualified without availing any relaxation and is eligible for selection under the open category based on the final merit evaluation, they may be included in the open category. Accordingly, candidate from reserve category who availed the relaxation in the teacher eligibility test have been considered eligible for selection under their respective category, while reserved category candidate who did not avail the any relaxation have been considered eligible for selection under the open category. यानी कि नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अगर टेट में आपने छूट लिया तो आप अपनी ही कैटेगरी में शामिल होंगे, ना कि ओपन सीट पर जा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो थी वो ये डिक्लेयर कर चुकी थी कि टेट जो होगा
टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हो रहा था, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जान रहे हैं, उसके बेस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मतलब फाइनल मेरिट जो बनेगा वो इसके बेस पर बनेगा। टेट के मार्क्स को वहाँ पर नहीं जोड़ा जा रहा था। और कैटेगरी के लिए यहाँ पर 55% रखा गया था और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 60% मार्क्स को एक्वायर करना था। जो टेट में एक्वायर करेगा वहीं वहाँ पर सम्मिलित हो पाएगा, और कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए ध्यान से, सच रिलैक्सेशन ओनली क्रिएट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि ये रिजर्वेशन नहीं है बल्कि एक लेवल पर हम लोग ला रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को, और इसके बाद दौड़ना ये फिनिश लाइन है। जो पहले पहुंचेगा वो अनरिजर्व सीट में चला जाएगा। ठीक है। 29वें पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब MCSE जो आयोग है, जो कि इस डेट को नोटिफिकेशन निकालता है टेट 2022 के लिए, ठीक है, ये सुपर टेट TAIT वाला टेट है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिटवीन दिस एंड दिस, द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी प्रोहिबिशन विथ रिगार्ड टू माइग्रेशन ऑफ सच रिजर्व कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड मोर मार्क्स द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स टू द ओपन कैटेगरी। यानी कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी इस प्रकार का जिक्र नहीं किया गया था कि इनके माइग्रेशन को प्रोहिबिट किया जाएगा, यानी कि रोका जाएगा। तो जब नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, उसके बाद से हाउ एवर द कमिश्नर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इशूड अ कम्युनिकेशन ऑन दिस डेट, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद इस तारीख को एक फिर से कम्युनिकेशन, एक नोटिस निकाला जाता है कमिश्नर के द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कि द डे ऑन विच मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड, यानी जिस दिन मेरिट लिस्ट रिजल्ट घोषित हुआ, रेफरिंग द डिसीजन ऑफ कोर्ट इन प्रदीप कुमार केस एंड मेंशन दैट द कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी हु अवेल्ड द रिलैक्सेशन इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर सिलेक्शन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, और उनके माइग्रेशन को रोक दिया गया। यानी कि इस केस का हवाला देते हुए ये कहा गया कि जो भी रिलैक्सेशन लिया है टेट के मार्क्स में, वो अपनी ही कैटेगरी में चयनित होगा, ओपन सीट पर नहीं जा सकता, भले ही उसके मार्क्स ओपन सीट से ज़्यादा क्यों ना हो। ठीक है। अपने 30वें पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो प्रदीप कुमार केस को कोट करते हुए ये कहा गया कि इनके माइग्रेशन को इंटरटेन नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में वो केस ही अलग था। प्रदीप कुमार वाले केस में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, कि इनका सीटेट में 60% मार्क्स नहीं था। ये अदर स्टेट से बिलोंग करते थे। अदर स्टेट से जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर UR की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और UR के लिए सीटेट में 60% मार्क्स हुआ करता था। तो चूंकि उनके पास दिल्ली राज्य का OBC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से उनको UR में 60% लाना था। अपने स्टेट में वो 60% ना ला करके कैटेगरी के बेस पर वो 55% पर पास हो गए थे, लेकिन सुपर टेट में वो क्वालिफाई कर गए। और उस कंडीशन में चूंकि अदर स्टेट में आप जा रहे हैं तो सीटेट में ही आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस कंडीशन में जब आप सीटेट में ही एलिजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में वहां पर इस मामले को कंसीडर अलग तरीके से किया जाना चाहिए कि उनका माइग्रेशन क्यों रोका गया, क्योंकि वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो था उसे ही एक्वायर नहीं कर रहा था। कि अदर स्टेट से जब आप आते हैं तो वहां पर 60% चाहिए होता है मिनिमम एजुकेशनल के तौर पर, जबकि वो कैंडिडेट के पास OBC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। इस वजह से माइग्रेशन रोका गया और इस केस को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया महाराष्ट्र सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब जब ये मामला महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में गया तो वहां पर भी हाई कोर्ट ने इस मामले को गलत तरीके से ट्रीट कर लिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि NCT की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकार को एम्पावर किया गया कि वो रिलैक्सेशन दे सकती है। और यहां पर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ऑल्सो एरर्ड इन प्लेसिंग रिलायंस ऑन द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन प्रदीप कुमार वाले केस में हाई कोर्ट भी गलती कर रही थी, और साथ ही साथ राज्य सरकार ने तो गलती किया ही था कि इस प्रकार का माइग्रेशन ना करके। एक्चुअली में वो केस ही अलग था। वहां पर प्रदीप कुमार वाले केस में प्रदीप कुमार जी जो थे वो सीटेट में 60% नहीं लाए थे, वो और अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, इस वजह से उनका माइग्रेशन रोका गया। जबकि महाराष्ट्र राज्य सरकार और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हुए ये मान लिया कि इनको चूंकि टेट में रिलैक्सेशन लिए थे इस वजह से इनको माइग्रेट नहीं किया गया। जबकि मामला क्या था, वो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा था, और अदर स्टेट से आने के बाद से वो किस कैटेगरी में जाता, ओपन अनरिजर्व कैटेगरी में जाता, और अनरिजर्व की मेरिट से अगर ज़्यादा होता तब जाकर के वो OBC रहते हुए दूसरे स्टेट का ओपन सीट पर फाइट करता। वैसे भी वो ओपन सीट पर जाता। तो चूंकि यहाँ पर केस ही अलग था, बैकग्राउंड अलग था, जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र हाईकोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। अब अगला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो याचिकाकर्ता थे वो ज़्यादा मेरिटोरियस थे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो लास्ट नंबर था उससे उनके मार्क्स ज़्यादा आए थे, और उन्होंने टेट में मार्क्स
में रिलैक्सेशन लिया था। चूंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी इस तरीके का मेंशन नहीं था, देखिए, can't be executed from considering under the general category in the absence of any express prohibition in the recruitment rule notification। यानी इस प्रकार के माइग्रेशन को रोकने के लिए नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। और जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में, अफेक्ट्स एलिजिबिलिटी एंड नॉट मेरिट एंड माइग्रेशन इज परमिसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोहिबिशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक बात निकल करके सामने आ रही है कि जब तक नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन ना की गई हो कि इनको प्रोहिबिट किया जाएगा, एक बार अगर आपने रिलैक्सेशन ले लिया तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको माइग्रेट नहीं किया जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया तब तक माइग्रेशन होगा, अगर नोटिफिकेशन लिख दिया गया तो माइग्रेशन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर नोटिफिकेशन में लिख दिया गया कि ऐसे कैंडिडेट जो रिलैक्सेशन का लाभ लिए हैं वो रोक दिए जाएंगे, माइग्रेट नहीं होंगे, तो फिर आपको माइग्रेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस लाइन पर जोर दे रही है कि नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन प्रोहिबिशन के संदर्भ में नहीं मेंशन था। और यहां पर भी कह रही है कि देखिए, जो रिलैक्सेशन दिया गया क्वालिफाइंग एग्जाम में वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए था और मेरिट उससे तय नहीं हो रहा है। और इस कंडीशन में माइग्रेशन इज परमिसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोहिबिशन। यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रोहिबिशन, नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का रोक मेंशन नहीं था, इस वजह से इसको माइग्रेट किया जा सकता। लेकिन क्या हो, अगर नोटिफिकेशन में ही रोकने की जिक्र किया गया हो तब इन कैंडिडेट्स को माइग्रेट नहीं किया जाएगा। इस तरीके का एक आउटकम, एक मैसेज देने की कोशिश माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो ये पूरा जजमेंट है। इस जजमेंट को सुनने के बाद से अब 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, 69,000 की शिक्षक भर्ती जो है उसमें नोटिफिकेशन में माइग्रेशन से संबंधित इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो यानी कि उन कैंडिडेट्स का जो कि रिलैक्सेशन लिए हुए हैं वो माइग्रेट किए जा सकते हैं ओपन सीट पर। तो नो डाउट वो मामला अब यहाँ से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाली भर्ती में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए, अगर नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन की गई कि एक बार रिलैक्सेशन आपने लिया तो आपको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, आपको ओपन सीट पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तो उस कंडीशन में चूंकि इस जजमेंट में बातें मेंशन की गई कि नोटिफिकेशन में जब तक ना लिख दिया जाए तब तक इसका मतलब कि माइग्रेशन नहीं रोका जा सकता, लेकिन नोटिफिकेशन में लिख दिया गया तो क्या रोका जा सकता है, इसके बारे में ये जजमेंट साइलेंट है। लेकिन चूंकि उन्होंने बार बार इस लाइन पर जोड़ दिया है कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, इस वजह से इनका माइग्रेशन परमिसिबल है। इसका मतलब तो ये निकाला गया ना कि नोटिफिकेशन में अगर लिख दिया गया रहता तो परमिसिबल नहीं होता। तो आपको दोनों चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर आपने टेट में रिलैक्सेशन का लाभ लिया है और नोटिफिकेशन में लिख दिया गया तो आप माइग्रेट नहीं होंगे, यानी कि अपनी ही कैटेगरी में चयनित होंगे। और अगर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है, इसका मतलब कि आप माइग्रेट हो सकते हैं, भले ही टेट में रिलैक्सेशन क्यों ना लिया हो, फीस में रिलैक्सेशन क्यों ना लिया हो, एज में रिलैक्सेशन क्यों ना लिया हो। अब मैं समझता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।